never miss out on the theoretical portion of the numerical subjects. ठीक है, आप लोग क्या करें जी, आप लोग फिलहाल बच्चे आई जा रहे हैं, हम क्लास तो हमने स्टार्ट कर दी है, आप अपनी अटेंडेंस लगाते रहें चैट के अंदर, तो CRs और GRs जो हैं वो उस अटेंडेंस का रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाते रहें, बिल्कुल जी लगाते रहें यहाँ पे। और मैं फिर से बता दूं, ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप अटेंडेंस लगा के यहाँ से निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं स्क्रीनशॉट्स बार-बार लेता रहता हूँ और आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप थ्रू आउट द क्लास प्रेजेंट रहेंगे। चलें जी, सो मूविंग ऑन विद द लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का आपको याद होगा, कॉस्ट की टाइप्स हमने पढ़ी थी और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ये है जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट की जो टाइप्स है, उनकी कुछ बेसिस भी हैं। एक तो ना उनके नाम, जिस तरह हमने नाम पढ़ा था फिक्स्ड, वेरिएबल, स्टेप अप, स्टेप डाउन, मिक्स्ड, तो ये तो उनके नाम है। ये क्लासिफिकेशन की बेस क्या है? ये क्लासिफिकेशन की बेस है बिहेवियर। So these are the types of cost according to cost behavior. ये cost behave या तो fix करती है, या variable करती है, या mixed करती है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछे कि what is classification of cost according to the behavior, तो आप कहेंगे कि cost according to behavior is either fixed or variable। ठीक है, और ये आप जहन में रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन की बेसिस है, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा। अब हम पढ़ते हैं जी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर, या अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ टू प्रोडक्ट। वैसे इसमें तो प्राइम कॉस्ट वगैरह भी आती है, चले वो भी साथ ही पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ये बड़ा मजे का टॉपिक है जी, ये गौर से सुनना आप लोगों ने। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट और एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर पूछा जाए कि क्या है जी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे, बड़ा ही पेट जवाब होता है बच्चों का, सर जो डायरेक्टली लगती है, यानी कि डायरेक्टली लगी। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? आप लेंगे सर जो इनडायरेक्टली लगती है। तो बेटा बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, अमूमन बच्चे यही जवाब देते हैं जब उनसे पूछा जाए, और अगर मैं क्लास में होता भी तो मैं आपसे पूछता, आपका यही जवाब होना था, सर जो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली लगे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो इनडायरेक्टली लगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। भाई मतलब क्या? मतलब अगर साथ वाला दे दे आपका, या दूसरी फैक्ट्री वाला कॉस्ट देते तो वो इनडायरेक्ट है, आप दे रहे हो तो डायरेक्ट। नो, तो लगना इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो लगना नहीं तो फिर क्या है? तो बेटा द फैक्टर that determines the cost to be direct or indirect is its traceability, यानी उसकी क्या कहेंगे कि आप ट्रेस उसको किस हद तक कर सकते हैं, आप उसको एट्रीब्यूट किस हद तक कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, ये डिटरमिन करेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इसको अभी देखते हैं जी कि इसका मतलब क्या है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप अटेंडेंस लगाते रहें, और अभी फिलहाल फिर सवाल ना करें, अटेंडेंस के बाद ही हम इकट्ठा इंशाल्लाह ताला सवाल करेंगे। तो इसका एग्जांपल सुने जी, बड़ी मजे की एग्जांपल्स आपके सामने आने वाली है। डायरेक्ट कॉस्ट, पहले सुन ले, इसकी डेफिनेशन सुन ले। डायरेक्ट कॉस्ट इज सच अ टाइप ऑफ कॉस्ट व्हिच कैन बी ट्रेस्ड or attributed to one unit of production, जो एक
प्रोडक्शन के यूनिट यानी एक प्रोडक्ट तक निकाली जा सके, कैलकुलेट की जा सके, एट्रीब्यूट की जा सके, ट्रेस की जा सके, एक यूनिट तक आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इस एक यूनिट पे ये कॉस्ट लगी है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे जी, ये मेरे पास पेन है, इस पेन पे मुझे पता है कि आधा किलो प्लास्टिक लगा, मुझे पता है कि इस एक पेन पे आधा किलो प्लास्टिक ही लगता है और प्लास्टिक के 1 किलो की कीमत है 5 रुपए। तो इस हिसाब से इस एक पेन के ऊपर कितने का प्लास्टिक लगा? 2.5 रुपए का। दोबारा बता रहा हूं, इस पेन पे मुझे पता है कि आधा किलो प्लास्टिक लगा, क्योंकि इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, और आधा किलो प्लास्टिक की कीमत मार्केट में है 2.5 रुपए। किलो की 5 है तो आधा किलो की 2.5 रुपए। तो मैं कह सकता हूं दैट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक on this 1 unit of pen या प्रोडक्शन is 2.5 rupees, और ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। तो इन दिस केस दिस कॉस्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट भी कौन सी है जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये नीचे लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट के नीचे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज नोन एज, डायरेक्ट कॉस्ट की एक टाइप है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये एक यूनिट, अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, सारे यूनिट्स पे नहीं, एक यूनिट पे अगर कोई कॉस्ट लगी है तो वो मैं बता सकता हूं कि एक पेन के ऊपर 2.5 रुपए का प्लास्टिक लगा है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑन दिस पेन इज 2.5 रुपीज। इसी तरह एक और एग्जांपल, इस पेन को बनाने में मजदूर ने एक पेन बनाने का मुझसे लिया 1 रुपया या 1.5 रुपया कर ले, 1.5 कर ले, 4 हो जाएगा। तो मजदूर ने ये पेन बनाने का मुझसे लिया 1.5 रुपया। मुझे पता है कि एक पेन बनाने में कितना लगा मजदूर का खर्चा। ये क्यों? क्योंकि दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि एक मजदूर एक पेन का 1.5 रुपया लेगा, 100 का 150 लेगा एंड सो ऑन। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये जो सारी लेबर कॉस्ट थी मेरी, इसमें से एक पेन के ऊपर कितना लगा, वो है वो 1.5 रुपया इस केस में। तो क्योंकि मैं बता सकता हूँ 1 यूनिट पे कितना लगा, मैं कहूंगा दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट भी कौन सी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट जो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ मजदूर ने इस पेन के लिए कितनी ली, यानी एक यूनिट तक भी बता सकता हूँ कि एक पेन के लिए कितनी ली लेबर कॉस्ट। ये थी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर इसके अलावा और भी कुछ डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती हैं इन दोनों के अलावा। इन दोनों का तो एक अपना अपना नाम है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं कहूंगा कि वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहूंगा, यानी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे ये एक यूनिट या इस पे ये जो मार्कर है, इस एक मार्कर की स्टोरेज कॉस्ट वेयर हाउस में, या किसी वेयर हाउस के पास रखवाता हूँ और वो मेरे से एक मार्कर की स्टोरेज जो है वो 50 पैसे लेते हैं, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि एक मार्कर को स्टोर करने में कितने पैसे लगे? जी हाँ, क्योंकि दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द वेयर हाउस। तो इस केस में ना तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ना ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जरूर है, क्योंकि एक पेन तक मैं बता सकता हूँ कितनी कॉस्ट लगी है, तो मैं इसको कहूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये तो एग्जांपल्स थी डायरेक्ट कॉस्ट की, तो एक यूनिट तक मैं बता सकता हूँ। अब इसी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। इसी को उल्टा कर दें जी, इसी को उल्टा कर देगा तो कन्वर्सली इनडायरेक्ट कॉस्ट
is the cost which cannot be ascertained या attributed या calculated for 1 unit of production. इस पेन को बनाने में और भी बहुत सी कॉस्ट आई होंगी जो इससे एसोसिएटेड है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इस एक पेन पे कितनी कॉस्ट लगी, तो वो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इस पेन को बनाने में बिजली लगी जी, बिल्कुल। मेरा टोटल बिजली का बिल भी मुझे पता है इतने रुपए है, मुझे ये भी पता है मैंने टोटल कितने पेन बनाए। तो आप क्या कहेंगे, सर बता सकते हैं हम एक यूनिट पे, एक पेन पे कितनी बिजली लगी? किस तरह? अगर आपने 1000 पेन बनाए हैं और आपका बिल आया 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 10 रुपए। पता चल गया सर ये कौन सी मुश्किल बात थी? नहीं, आप एवरेज ले रहे हैं, आप श्योरिटी के साथ असर्टन नहीं कर सकते कि इस एक पेन को बनाने में कितनी बिजली लगी। भाई इस पेन को बनाने में हो सकता है 2 रुपए की बिजली लगी हो, क्योंकि तब टाइम भी और था और टाइम के हिसाब से भी रेट होता है, वोल्टेज भी और थी, हो सकता है एम्पेयर्स भी और थे। इस दूसरे पेन को बनाने में थोड़ी ज्यादा बिजली हो सकता है लगी हो, तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एक पेन को बनाने में कितनी बिजली लगी। हो सकता है इसको बनाने में कम लगी हो, इसको बनाने में ज्यादा लगी हो, तीसरे को बनाने में उससे भी ज्यादा लगी हो, तो ये चीज मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। जिस तरह आप लोग अगर बिजली का बिल देते हैं घर में, तो एसी लगता है जी, आपके 2 भाइयों का घर है और दोनों का एसी लगता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि तूने 10,000 रुपए की हवा खाई है, वो आप दूसरा कहेगा तूने 12,000 रुपए की हवा खाई है। भाई हवा खाई जितनी भी खाई, आप किस तरह सर्टेन कर सकते हैं कि एक बंदे ने कितने की हवा खाई या एक बंदे ने कितने रुपए का एसी यूज किया? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार चल एक एवरेज बना लेते हैं कि चल आधा-आधा कर लेते हैं, या आधा-आधा नहीं भी तो मेरा 8 घंटे लगता है एसी, तेरा 15-16 घंटे लगता है, तू डबल दे दे मैं आधा दे दूँ। ये तो एक मफरूज़ा है, असम्पशन है। आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो ये कॉस्ट जो श्योरिटी के साथ एक प्रोडक्ट पे ना लगाई जा सके, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह ये मार्कर के ऊपर ये आप नीला पेंट देख रहे हैं जी, ठीक है? अब मैंने जब पेंट लिया, तो मैंने तो पेंट लिया पूरा ड्रम, बड़ा ड्रम लिया। मैं जब पेंट कर रहा था इस पेन को, तो इस पे कुछ पेंट लगा, मुझे उसकी क्वांटिटी का भी नहीं पता कि कितना पेंट लगा, आधा ग्राम लगा, 1 ग्राम लगा, 2 ग्राम लगा। तो मैं इस पेन के ऊपर ये जो पेंट हुआ है या कलर लगा है ब्लू कलर, इस कलर की कॉस्ट नहीं बता सकता कि एक पेन पे कितनी लगी है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि हो सकता है कि इस पे थोड़ा ज्यादा पेंट लग गया हो, दूसरे वाले पे थोड़ा कम लग गया हो, बिकॉज आई एक्चुअली कैनॉट मेजर दिस अमाउंट। सो पेंट की कॉस्ट इस केस में कैनॉट बी डिटरमिन्ड फॉर 1 यूनिट। मैं नहीं बता सकता कि इस एक यूनिट पे कितनी पेन की कॉस्ट लगी है, पेंट की कॉस्ट लगी है। तो इस केस में दिस पेंट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपने ये जो पेन जब बन रहा था फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर था। उस सुपरवाइजर का काम था देखना कि प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं। अब क्योंकि वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर था, तो इस पेन को तो उसकी कॉस्ट चार्ज होगी, लेकिन एक पेन को कितनी सुपरविजन दी गई ये आप नहीं बता सकते। उसने इस पेन को 2 रुपए का देखा जी, क्या बता सकते हो? या दूसरे को 3 रुपए का देखा, नहीं बता सकते। ये आप नहीं बता सकते कि एक पेन पे कितने रुपए की सुपरविजन हुई। वो सुपरवाइजर को आपने लमसम अमाउंट पे की, एक ओवरऑल अमाउंट पे की।
आप ये भी नहीं कहोगे कि सुपरवाइजर की तनख्वाह 20,000 10,000 यूनिट बने हैं तो सर एवरेज लगाने 2 रुपए है। ये बात की बातें हैं कि हम कॉस्ट सर्टेन तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये कॉस्टिंग टेक्निक्स हम बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम शुरू कर देंगे कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ना। तो वो लगाएंगे जरूर इससे एक मार्कर को, लेकिन अभी फिलहाल हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते वसूख के साथ, श्योरिटी के साथ इस एक पेन के ऊपर कितने की सुपरविजन कॉस्ट लगी। इसी तरह चौकीदार है फैक्ट्री का, अब उस चौकीदार ने जाहिर बात है जो चौकीदारी की उसमें ये बेचारा पेन जो है उसकी इसकी भी चौकीदारी होगी। आप ये बता सकते हैं क्या कि इस एक पेन के ऊपर चौकीदार ने 1 रुपए की चौकीदारी की? नो, यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट दिस। तो इस केस में ये चौकीदार की भी जो तनख्वाह होगी ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो थी इनडायरेक्ट कॉस्ट की। अब जैसे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर आता है। ये जो पेंट है ब्लू, दिस ब्लू पेंट इज एक्चुअली अ मटेरियल, ये मटेरियल कॉस्ट है क्योंकि उसके ऊपर मार्कर के ऊपर जो मटेरियल लगा उसमें से एक पेंट भी है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हुई। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह ये जो सुपरवाइजर और चौकीदार की एग्जांपल दी मैंने, है तो ये भी लेबर ही, ये भी लेबर ही है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि एक मार्कर पे कितनी चौकीदारी या एक पेन पे कितनी सुपरविजन या चौकीदारी हुई, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो इसको फिर क्या कहेंगे जी? टुगेदर all indirect expenses collectively are known as factory overhead. They are known as factory overhead. So indirect material plus indirect labor plus any other indirect expenses is equal to factory overhead. और इसका एक बड़ा प्यारा नाम हम बार बार लेंगे, FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। FOH कहते हैं जी इसको हम। तो FOH क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल एक्सपेंसेस incurred in the factory यानी for the production of the unit which are not direct, which cannot be traceable, attributable or ascertained to one unit। चलें जी, अब सवाल लेता हूँ जी। इम्तियाज साहब, ये बेटा सवाल पूछें। सर मैंने क्वेश्चन करना था कि आपने बोला कि मार्कर के ऊपर या पेंसिल के ऊपर जो कलर पेंट हुआ है तो वो हमारा इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस है, तो सर ये तो डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन के साथ है पेंट के, हमारी जो प्रोडक्ट ये है भाई इनडायरेक्ट भी प्रोडक्शन के साथ है। इस टाइम तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दी वो प्रोडक्शन के साथ ही हैं, लेकिन एक यूनिट पे नहीं आप बता सकते कि कितनी की प्रोडक्शन कॉस्ट लगी। आगे प्रोडक्शन कॉस्ट हमने आगे पढ़नी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग आपको नीचे नजर आ रहा होगा, फैक्ट्री कॉस्ट भी नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट भी नजर आ रहा होगा। ये आगे पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी फिलहाल सारी की सारी प्रोडक्शन ही हो रही है, लेकिन आप नहीं बता। तो सर हम, एक्सक्यूज मी सर, सर हम कंप्लीटली तौर पर फिर तो हम अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट को भी नहीं कह सकते इसके ऊपर हमारी फाइनलाइज कितनी हमारी प्राइस इसके ऊपर आई है। तो सर इसमें हम देखेंगे कि हम कोई भी फिर अपने पेंसिल में कोई भी मटेरियल लेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसके ऊपर हमारे कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो कह सकते हैं बेटा, वो मैंने आपको बताया। चलें ये मार्कर तो छोटी चीज है ना, मैं कोई बड़ी चीज आपने आपके पास जो इस टाइम कुर्सी कोई पड़ी होगी या बेड जिस पे आप लेटे हुए हैं, आप जब तरखान ने ये बेड बनाया होगा तो उसको पता है कि मैं इतने रुपए की लकड़ी लेके आया इस बेड को बनाने के लिए और इतने रुपए की मैंने लकड़ी लगाई, ठीक है। तो उस केस में वो बता सकता है। हाँ, वो कब नहीं बता सकेगा कि वो लेके ज्यादा आया और लग कम गई, ठीक है, और उसके पास कोई चारा नहीं है वो बची लकड़ी को मैयर करने का, तो फिर वो कह सकता है। लेकिन देखें, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे अमूमन बात करते हैं ना, अमूमन जो होता है, अमूमन मुझे पता होता है कि इस पे कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, ठीक है। यानी आप अगर मिसाल के तौर पे आप हांडी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अब उस खाने के अंदर आपने डाला चिकन, आपको पता है कि चिकन आप कितने का लेके आए हैं, तो ये चिकन उसकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन मसाला आपने डाला,
अब मसाला आपने फॉर एग्जांपल 1 किलो मसाला लिया 100 रुपए का, तो आपने मैयर करके अगर डाला, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपने जी मैयर जी जी करके सर। डाला है, तो फिर आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर आपने मैयर करने का आपके पास ज़रिया नहीं है और आप मैयर नहीं कर सके या कर सकते अभी भी, तो फिर आप इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे। तो अगर तो मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया आ जाए, जिससे मैं इस पेन के ऊपर लगे पेंट की भी क्वांटिटी और उस हिसाब से प्राइस डिटरमिन कर सकूँ, तो फिर ये भी डायरेक्ट हो जाएगी। ये कोई रटा नहीं है कि पेंट हर बारी इनडायरेक्ट ही होगा। बात ये आपको 1 यूनिट के लिए पता है या नहीं पता। तो अगर पता है तो डायरेक्ट, नहीं पता तो इनडायरेक्ट। वो मटेरियल भी हो सकता है, वो लेबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है? तो ये आपको थैंक यू पता सर। होना ना होना ये एक्चुअली क्रक्स है। चलो, और कोई सवाल बेटा? आगे बढ़ते हैं थैंक यू फिर अगली कॉस्ट की तरफ। अगर अब आपको कोई सवाल हो तो आप चैट में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई है, तो चैट में भी किया जा सकता है। मैक्सिमम जो मेरे पास अटेंडेंस गई है अभी 72 71 है जी। अच्छा, रुमैसा का सवाल है, सर इंक का तो हम कर सकते हैं कि कितने ड्रॉप्स डालें हमने इन मार्कर में? ठीक है बेटा, मैंने यही बात की, अगर तो आप कर सकते हैं कि ड्रॉप्स कितने डाले हैं और आप एक-एक, और ये भी आपको पता है कि 1 ड्रॉप इज़ इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर और 1 लीटर की इतनी प्राइस है, तो फिर तो कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप चाहें तो मेरा ख़्याल है शायद आप हर कॉस्ट को भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और इसको अमूमन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, जो सही बात है, इतनी माइन्यूट कॉस्ट को, डिटेल कॉस्ट को। और दूसरी बात ये ऐसा मुश्किल है, होता भी नहीं है। आपने कितने ड्रॉप्स डाले? अब कंपनियों ने हज़ार-हज़ार लीटर के ड्रम लिए होते हैं पेंट के। अब उस ड्रम के अंदर एक कतरे की कीमत कितनी निकलती है? दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी। ठीक है? तो ये आप उसमें भी, अच्छा मज़े की बात, उसमें भी आप कतरे की एवरेज ही लेंगे। जी बेटा, कनेक्टिविटी इश्यू था, तो ये थोड़ा बहुत हमें फेस करना पड़ा है आजकल। आई होप सो अब आवाज़ आ रही है। जी सदाम हुसैन साहब, 1 मिनट। जी सदाम हुसैन, सवाल करें जी बेटा। भाई ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे गए इतने? ये मेरा ख्याल है कोई कनेक्टिविटी इशू था, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स भी बेचारे निकल गए हैं। हम लोग भी निकल गए थे। 1 मिनट जी, 1 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का आने का। अगर मैसेज कर दें अपने-अपने ग्रुप्स में कि आ जाएँ जल्दी से मीटिंग में वापस। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? चलें मैसेज कर दें बाकियों को कि आ जाएँ वापस मीटिंग में उसी आईडी और पासवर्ड से। 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं उनके लिए। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं बेटा।
हाँ अभी क्या हुआ? यार वो पता नहीं कोई इशू आया था, वो मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलो फिर एक काम करते हैं, मैं ना दोबारा से तो फिर वो वाला पासवर्ड जो है ना आप सबको दोबारा, ठीक है? मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा, काफी लोग निकल गए, वो आ नहीं पाए, ठीक है? चलो मैं दोबारा भेजता हूँ। अच्छा जी, काफी बच्चों का वो मैसेज और फोन आ रहा है कि वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे दोबारा, तो इशू कोई आ गया इस मीटिंग में। तो एक काम करते हैं, मैं दोबारा से इसको मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग फिर उस मीटिंग पे जल्दी से जॉइन। आई होप सो दैट क्लैरिफाइज इट। तो आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करते रहें जी। रेंट भी इसी तरह, यार चैट में भी ना लिखी अटेंडेंस है, तो मैं फिर भी देख लेता हूँ। रेंट भी इसी तरह, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छी एग्जांपल दी जी कामरान ने कि रेंट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता, मैं पेन सुन लो, कि इस पेन के ऊपर रेंट कितना चार्ज किया जाए। एक पेन ने कितना लिया, आपने तो जो रेंट दिया वो सबके लिए दिया, तो ये एवरेज लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा या अगर ये बात ज़हन में आ रही है कि इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम कॉस्ट चार्ज ही नहीं करते। नहीं भाई, हम कॉस्ट सारी चार्ज करेंगे, लेकिन बस ये डिफरेंशिएशन के लिए बताया जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक्चुअली फर्क क्या है। तो ये चार्ज हम इसको करेंगे। अब चार्ज कैसे करनी है, ये हम इंशाल्लाह ताला आगे पूरे सेमेस्टर में, बल्कि अगले भी सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में यही पढ़ना है कि चार्ज कैसे करनी है। ठीक है, करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल इसको मुखातिब करने के लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम दे रहे हैं। तो ये रेंट वाली एग्जांपल भी बेटा बिल्कुल ठीक आपने दी, शाबाश। अच्छा जी, ये आई होप सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है। बढ़ते हैं अगली क्लासिफिकेशन की तरफ, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास जो कॉस्ट है वो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, और ये जो हमने पिछले में ये 4-5 कॉस्ट नीचे आप देख रहे हो की हैं, इन्हीं की कुछ इक्वेशंस बना के इन्हीं की कुछ इक्वेशंस हम बनाते हैं और इन इक्वेशंस को हम डिफरेंट तरीकों से लिख के हम इसको कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन बना देते हैं। कैसे जी? पहली कॉस्ट देखते हैं। द फर्स्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन इज कन्वर्जन कॉस्ट। वो कॉस्ट, नाम से आइडिया हो रहा है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड, या फिनिश गुड नहीं एटलीस्ट, तो रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के अंदर लाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो all the direct costs which are incurred to convert raw material into finished good। इस मार्कर को बनाने में, इसका जो प्लास्टिक था उससे लेके इस मार्कर के इस हालत में लाने तक जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट्स लगी, वो कहलाएंगी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट लगी, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, फिर इसका क्या मतलब है कि क्या फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लगे? वो भी लगे हैं। तो उनको हम जब कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर दे अगर कोई हो, तो वो भी ऑब्वियसली ऐड कर लेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट ही वो बन जाएंगे। तो ये तीनों कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, यानी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड
फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई प्राइम कॉस्ट के एग्जाम्पल। प्राइम कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप बार बार सुनेंगे। प्राइम कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री के अंदर जितनी भी कॉस्ट लगी उनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसी को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इसी को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ प्राइम कॉस्ट। अभी तक ये जितनी भी कॉस्ट लगी है ये फैक्ट्री के अंदर लग रही है। एक फैक्ट्री आपका एक वो सेटअप होता है जहाँ पे आप गुड्स को बनाते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं बेटा, फैक्ट्री एक फिजिकल लोकेशन होना जरूरी नहीं है। बेसिकली आपके बिजनेस में दो लोकेशन होती हैं, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। ये तो आप लोगों को आइडिया है। फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बनता है, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सारी आपके बाकी काम होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर वगैरह सारे आपके ऑफिस में चल रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्री एक अलहदा से दूर दराज इलाके में जीटी रोड के ऊपर एक अलहदा से जगह बनी होगी। आपकी फैक्ट्री के अंदर भी ऑफिस हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि फैक्ट्री कोई एक फिजिकल फिनोमिना नहीं है, एक अलहदा से जगह है। आपके ऑफिस के अंदर भी फैक्ट्री हो सकती है, आपके फैक्ट्री के अंदर भी ऑफिस हो सकता है। बेसिकली जब अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, जब लिखत पढ़त कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक फैक्ट्री बना देते हैं और एक ऑफिस बना देते हैं, जो कि जरूरी नहीं दो अलग-अलग जगहों पे हो, एक जीटी रोड पे हो जी और एक शहर के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आप पहले क्लैरिफाई करें कि फैक्ट्री का मतलब एक फिजिकल या एक वर्चुअल जगह जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड तमाम चीजों को हम फैक्ट्री कहते हैं, और प्रोडक्शन से रिलेटेड तमाम कॉस्ट्स को हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर कुछ एक कॉस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपकी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉस्ट लगती है, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से इसको अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फैक्ट्री के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्री के नहीं, सॉरी, आपकी कंपनी के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मामलात को चलाने के लिए इनकर किए जाते हैं। इनमें सैलरीज आ जाती हैं, इनमें डेप्रिसिएशन आ जाती है, इनमें रेंट आ जाता है ऑफिस का भी प्लस फैक्ट्री का भी सारा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो मामलात को चलाने के लिए कॉस्ट इनकर की जाती है। अब फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करते हैं तो ये बन जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका डायरेक्ट मटेरियल, उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसकी फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके ऊपर ऑफिस में लगी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये एक प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है जी, इन सबको अगर इकट्ठा कर दें तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट से डिफरेंट क्यों है थोड़ी, क्योंकि इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास अगली है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट के बनने के बाद से लेके उसके बिकने तक इनकर होती है। इनको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के बनने के बाद उसकी सेल का तक उस दरमियान जितनी भी कॉस्ट इनकर होती हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, आपके फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो आपने माल बना के वेयर हाउस के अंदर रखा वो वेयर हाउस की कॉस्ट भी, प्लस वेयर हाउस से जब आप दुकानों पे भेजा या कस्टमर्स के पास भेजा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी वो भी, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाती है। फिर एक कॉस्ट होती है फाइनेंस कॉस्ट। एक कॉस्ट होती है जी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, एक मिनट में मैसेज कर जी। फाइनेंस कॉस्ट इज अनदर नेम फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के का ही दूसरा नाम है फाइनेंस कॉस्ट। तो आगे हम अगर बार बार इसका जिक्र जरूर करेंगे फाइनेंस कॉस्ट का। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट।
या आपको जो पैसा रेज करने में, फाइनेंस करने में जो कॉस्ट देनी पड़ती है उन लोगों को जिन्होंने आपको पैसा दिया, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये थी हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब जब इन सब को ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने का मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्लस फाइनेंस कॉस्ट। इन सब कॉस्ट को 6 की 6 कॉस्ट को जब आपने ऐड किया तो ये आपकी टोटल कॉस्ट कहलाएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या है? ये 6 किस्म की कॉस्ट को ऐड कर दें आप। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। इन सब को ऐड कर दिया तो ये बन गया टोटल कॉस्ट। जी बेटा एक सेकंड, ये सवाल आया था बेटा, अगर आपने रेज हैंड किया और नेक्स्ट टाइम वो आपने उसको सवाल ना किया उस पर, तो फिर आप लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी। हाँ जी, यहाँ पे चैट में सवाल आए हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट उस्वा का सवाल है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने में जो कॉस्ट आती है वो कौन सी होगी? वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस होगी। अगर आपको पता है कि आपकी एक जो कॉस्ट है, एक यूनिट को लाने में कितनी कॉस्ट लगी, लेकिन अगर नहीं पता तो वो आप मटेरियल कॉस्ट ही बना लेते हैं। ये एक रूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आपने सेमेस्टर 1 में या 2 में पढ़ा होगा शायद, या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली इसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। याद होगा, आपने टर्म तो सुनी होगी ना, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो मटेरियल की कॉस्ट ही बन जाती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही शामिल की जाती है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट मटेरियल ही आप उसको कह रहे हैं। अच्छा फिर नहीं जी हारिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जब फिनिश गुड बनने के बाद आगे जाती है ट्रांसपोर्टेशन, वो होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मोमिना का सवाल है फाइनेंस कॉस्ट एंड एडमिन कॉस्ट ये एक ही नहीं हो सकती? यार ये एक भी, अक्सर लोग इसको एक भी कहते हैं, लेकिन नहीं, ये अलग से होती है क्योंकि इसका फंक्शन भी अलग है, इसकी कंट्रोलिंग भी अलग है। तो बेसिकली हम कंट्रोल करने के लिए तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वरना हमें क्या जो जो लग रही है उसको एक ही कह दें। तो ये हम जो अलग मीन में क्या निकाल रहे हैं वो इसलिए भी निकाल रहे हैं कि हम इनको कंट्रोल बेहतर करना चाह रहे हैं। अच्छा यार आसाम तो अपनी वीडियो बंद कर यार, डरा देता है तू बार बार। वीडियो बंद कर अपनी। ये कौन? आसाम नहीं है, सॉरी, ये मलिक असदुल्ला। असदुल्ला साहब अपनी वीडियो बंद करें। हाँ जी शाबाश। अच्छा नहीं आती करनी, मोबाइल उल्टा कर दे। हाँ शाबाश। अच्छा सो ये है जी, एक नहीं है, ये डिफरेंट है, क्योंकि इनको डिफरेंट कहेंगे तो ही बेहतर है, कंट्रोल बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, और कोई सवाल? नहीं जी, चलो मैंने बंद किया तो आपने फौरन सवाल कर दिया। फैक्ट्री कॉस्ट एक बार बता दें। नहीं यार मैंने नहीं बतानी। अच्छा बता देता हूँ जी। फैक्ट्री कॉस्ट बेटा, फैक्ट्री के अंदर देखिए, मैंने बताया 2 लोकेशंस हैं आपके बिजनेस की, एक फैक्ट्री है और एक ऑफिस है। तो फैक्ट्री के अंदर जितनी भी कॉस्ट लगी है वो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, और जो फैक्ट्री के अलावा लगेगी वो ऑफिस कॉस्ट कहलाएगी। और वो कौन सी 3 कॉस्ट हैं जो फैक्ट्री के अंदर लगती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। यही वो 3 कॉस्ट्स हैं जो फैक्ट्री के अंदर लगती हैं। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। ये अब काफी चीजें ना आपस में क्या कहते हैं उसको, रिलेटेड हैं, और ये सारी कॉस्ट जो हैं ये आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कई कॉस्ट के एक ही कॉस्ट के डिफरेंट नाम भी हैं। इस तरह एक फैक्ट्री कॉस्ट है, उसके अंदर सिर्फ एडमिन एक्सपेंस डाल दो तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है।
ठीक है, और उसके अंदर बाकी कॉस्ट आ जाए तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। इसी तरह एक कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अनदर नेम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का ही एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा जितनी भी कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इनका नाम है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये तीन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती हैं। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये तीन जो है ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तकरीबन मिलते जुलते नाम हैं, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ने अपने समझने के लिए नाम बनाए हुए हैं। ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट्स में अब जिस तरह फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट का नाम यूज किया जाएगा या प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम यूज किया जाएगा। इसी तरह जो टॉप मैनेजमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग यही दो नाम यूज करेगी, वो इतनी मीन मेखियों में नहीं जाते, डिटेल्स में नहीं जाते। तो ये है कि कौन टर्म यूज कर रहा है, तो ये तकरीबन सेम ही हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है ये एक दूसरे पे अक्सर ये कॉस्ट के नाम। तो याद रखिएगा जी, फैक्ट्री कॉस्ट यानी ये तीन, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं। बाकी तीन, एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस, ये तीनों कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस, यार ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट आपस की बात है। रेलेवेंट कॉस्टिंग हमारे एसीसीए में कॉस्टिंग की एक पूरी टाइप होती थी, अभी भी है, और ये मतलब थोड़ा एडवांस तो नहीं, अभी तो मैं आपको बेसिक लेवल ही बताऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार इस्तेमाल होती है जिंदगी में भी, आगे बार बार इस्तेमाल होगी आपके। अच्छा जी, सो व्हाट इज दिस रेलेवेंट कॉस्ट? एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती है। दोबारा बता रहा हूं, रेलेवेंट कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट व्हिच अफेक्ट्स योर डिसीजन। ये सलाहियत रखती है आपके डिसीजन को अफेक्ट करने की। या दीज आर द कॉस्ट्स व्हिच आर अफेक्टेड ड्यू टू योर डिसीजन। या तो ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है या आपका डिसीजन इनको अफेक्ट, यानी ये रेलेवेंट है आपके डिसीजन से। इसके अलावा कुछ कॉस्ट होती है जो इररेलेवेंट होती है, उनका आपके डिसीजन के साथ ताल्लुक नहीं होता। तो ये जब आपने कोई भी डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी के अंदर जो डिसीजन है, आपने प्रोडक्ट खरीदना है या बना बनाया लेना है, या बनाना है या बना बनाया खरीदना है, फिर आपने कोई बिजनेस को बंद करना है, शट डाउन करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, उनमें आप जब कॉस्टिंग करते हैं कि हमें इस डिसीजन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि आपके डिसीजन को अफेक्ट करती हैं या आपके डिसीजन की वजह से चेंज होती है, तो इन्हीं को आपको कंसिडर करना चाहिए। कुछ कॉस्ट होती हैं जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होती, आपका डिसीजन उन्हें अफेक्ट नहीं करता। हाउ इज दैट पॉसिबल? या कौन सी वो कॉस्ट्स हैं? मिसाल के तौर पे एक मैंने मिसाल देता हूं, क्लास में भी मैं ये देता हूं, आपको भी ये मिसाल दूंगा कि आपके आपने एक फैक्ट्री या चले एकेडमी खोली, आपने एक एकेडमी खोली और उसकी बिल्डिंग ली किराए पे, और आप उस बिल्डिंग के अंदर कमरे थे 2, ठीक है। आपने शुरू किया बीबीए को पढ़ाना और बीबीए की हुई एक क्लास, तो आप एक कमरा यूज कर रहे थे, एक क्लासरूम यूज कर रहे थे, एक क्लासरूम यूज नहीं कर रहे थे। रेंट आप कितना दे रहे हैं जी? आप मिसाल के तौर पे रेंट दे रहे हैं 20,000 रुपया उस अकेडमी का। आपके ज़हन में ख्याल आया कि यार मुझे एमबीए की क्लास भी शुरू कर देनी चाहिए। उस केस में आपने कहा चलो मैं कॉस्टिंग कर लेता हूं, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं हम उसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं ना, कितना लगेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए।
आपने कहा चलो जी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, मैं कॉस्टिंग कर लेता हूँ। आपने क्या किया, आपने वो 50,000 रुपए का रेंट डाल दिया अपनी कैलकुलेशन, वेयर एज वो 50,000 रुपया इस सिनेरियो में इररेलेवेंट कॉस्ट। व्हाई? क्योंकि आप एमबीए की क्लास शुरू करें या ना करें, वो 50,000 रुपया आपके डिसीजन की वजह से नहीं चेंज होगा। वो 50,000 तो आपने देना है। व्हाई? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक क्लास फ्री मौजूद थी उसी 50,000 के अंदर। तो अब जब आप एमबीए की क्लास के लिए कॉस्टिंग करेंगे तो आप उस 50,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट कॉस्ट हैज बिकम इररेलेवेंट। ये कॉस्ट इररेलेवेंट हो चुकी है क्योंकि वो किराया आपने देना ही देना है, आप एमबीए की क्लास शुरू करें या ना करें। तो दिस रेंट इज नॉट अफेक्टेड या इज नॉट अफेक्टिंग योर डिसीजन। आप ये कहें ओ यार 50,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, मैं एमबीए की क्लास शुरू नहीं कर रहा। ओ भाई आप करें ना भी करें, आप वो 20,000 सॉरी, तो 20,000 रुपया किराया आप दे ही रहे हैं। तो इसीलिए ये इस डिसीजन में इररेलेवेंट हो जाएगी कि किराया कितना है। जब आप कॉस्टिंग करेंगे इस 20,000 रुपए को अपनी कैलकुलेशन से निकाल दें, क्योंकि दिस इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट। तो एक बात पता चली कि इररेलेवेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, पहली बात ये जो फिक्स्ड नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट क्योंकि वो आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, आपके डिसीजन को चेंज करने की सलाहियत नहीं रखती। वो तो आपने करनी है भाई, आप वो काम करो या ना करो, डिसीजन लो या ना लो, हाँ करो या ना करो, ये कॉस्ट तो आपको देनी ही देनी है। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होती हैं। तो ये बात ध्यान में रखें, रेलेवेंट कॉस्ट ख्वाह वो किसी भी और सब टाइप की कॉस्ट हो। इसका ये मतलब नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट एक अलग से कॉस्ट है, रेलेवेंट एक अलग है। फिक्स्ड, वेरिएबल ये सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट जो वो रेलेवेंट है और फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट क्योंकि वो आपके डिसीजन को चेंज नहीं करती। अच्छा, फिर आपने कहा कि यार मेरी एकेडमी चल पड़ी है एमबीए के बाद भी, अब मुझे बीकॉम और एमकॉम की क्लासेस भी शुरू करनी है, तो मुझे 2 मजीद कमरे चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास 2 कमरे नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको एक और साथ वाली बिल्डिंग किराए पे लेनी। तो अब अच्छा, उसका भी किराया है 20,000 रुपए। ये बात गौर से सुने, मैं अभी सवाल लेता हूँ। उसका भी किराया है 20,000 रुपए, साथ वाली बिल्डिंग का भी। इस वाली का जिसमें आप ऑलरेडी बैठे हैं, इसका भी 20,000 है, साथ वाली का 20,000 है। अब अगर आपने कॉस्टिंग करनी है बीकॉम की क्लास की, तो आप रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे वो नई बिल्डिंग का 20,000 रुपया, पुरानी वाली का 20 तो अभी भी आपके लिए रेलेवेंट है। तो जब आप रेलेवेंट कॉस्टिंग में रेंट लिखेंगे तो आप उसके आगे 20,000 लिखेंगे, तो नई बिल्डिंग का किराया। क्यों? क्योंकि ये किराया इस वजह से आपको पड़ रहा है कि आप बीकॉम एमकॉम की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम और एमकॉम की क्लासेस स्टार्ट ना करते तो आपको ये किराया ना पड़ता। तो ये इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन की वजह से इनकम होती है, वरना नहीं होनी थी। चले जी, एक तो हमने बात की कि फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये फिक्स्ड के अलावा चले मैं पहले सवाल ले लूं, फिर सम कॉस्ट ही आ जाएगा उसके अंदर कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं सवाल, एक मिनट। हाँ, अच्छा जी, रुबाब का सवाल है, सर तो हमारा डिसीजन तो इससे अफेक्ट हो गया ना कि हम 50,000 रेंट दे रहे हैं, तो हमने डिसीजन चेंज कर लिया कि हम सिर्फ बीबीए की नहीं। और नहीं भाई, वो आप 50,000 रेंट दे रहे हो, ये नहीं आप कर रहे कि पैसे पूरे करने हैं, मैंने तो मैं एमबीए की क्लास शुरू कर रहा हूँ। एमबीए की क्लास की जब आप कॉस्टिंग करेंगे एमबीए क्लास की, तो आपने 50,000 एमबीए का रेंट नहीं डालना। आप एमबीए की क्लास के लिए 50,000 को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो एमबीए की वजह से नहीं शुरू हुआ। वो तो आपका पहले का ऑलरेडी आप दे रहे थे, फिक्स दे रहे थे, आप फिक्स्ड अमाउंट एक दे रहे हैं। हाँ, अगर वो आपका मालिक मकान कहता है जी कि मैंने आपने एमबीए भी स्टार्ट कर दिया, आप मुझे 10,000 और दे, तो फिर वो 10,000 रेलिवेंट होते हैं।
तो जो कॉस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं वो हमारे डिसीजन की वजह से नहीं चेंज हो रही, ठीक है। हमारा डिसीजन भी उसकी वजह से नहीं चेंज हो रहा कि हम ये सोचे कि यार वो हम 50,000 दे रहे हैं, तो 50,000 हमें एमबीए के लिए देना पड़ेगा, 20,000 हम नहीं दे सकते। भाई 20,000 तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, फिर तो आप क्या करोगे, 20 + 20 40 कर लोगे अपना किराया, 40 थोड़ी आपका किराया, तो 20 है, वो ऑलरेडी दे ही रहे हो, एमबीए शुरू करो या ना करो। अच्छा जी, हारिस का सवाल है, इलेक्ट्रिक बिल रेलिवेंट कॉस्ट हो सकता है? हो सकता है। इलेक्ट्रिक बिल का भी वो वाला पोर्शन जो कि वेरिएबल है। अगर आप लाइन रेंट दे रहे हो और लाइन रेंट जो है वो तो आपका फिक्स्ड है, तो वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। खदीजा का सवाल है, सर जब एमबीए की क्लास स्टार्ट होगी तो प्रॉफिट भी तो आएगा ना, तो रेंट पे करना इजी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा रेंट पे करना इजी। बल्कि अच्छी बात है आपने एमबीए स्टार्ट किया, लेकिन एमबीए स्टार्ट करने की वजह ये नहीं थी कि आपको किराया आप ज्यादा ऑलरेडी दे रहे हो, ठीक है। आपने इस वजह से एमबीए नहीं स्टार्ट किया कि आप किराया दे रहे हो ऑलरेडी, तो चलो एक और क्लास भी कर लें, ठीक है। वही बात है कि जब फांसी होगी है तो चलो एक नहीं 2 फांसियां सही, एक फांसी में भी मौत है, 2 में भी मौत है। ये आपका डिसीजन इस पे नहीं बेस कर रहा था। वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज करेगी या जिसको आपको अपने डिसीजन का बेस बनाना चाहिए, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। एक मिनट यार, ये जो है ना, इसका कुछ करते हैं, इसका पता करते हैं कौन है। लाइन रेंट इररेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है, बिल्कुल जी, मैंने यही बात की है कि लाइन रेंट जो है वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। चलें जी। सो ये तो थी रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट, और एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया रेलेवेंट कॉस्ट का कि ये फिक्स नहीं होती, ठीक है, वेरिएबल होती है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रेलेवेंट का, भाई ऐसी कॉस्ट जो आपने पास्ट में दे दी हुई है, जिसको हम संक या हिस्टोरिक भी कहते हैं। आपके सामने 2 नाम आ रहे हैं जी, एक ही कॉस्ट के 2 नाम है, संक या हिस्टोरिक। ऐसी कॉस्ट विच हैज बीन संक, तो डूब चुकी है, यानी आप दे चुके हैं। डूब का मतलब ये नहीं कि नुकसान हो गया, यानी आप ऑलरेडी दे चुके हैं। या ऐसी कॉस्ट जो कि हिस्टोरिक, पुराने जमाने में आप दे चुके हैं, वो कॉस्ट ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं उसको संक या हिस्टोरिक कहते हैं, वो भी रेलेवेंट नहीं है। एक मिनट जी, मैं बताता हूं। अच्छा, क्या बात कर रहा था, हाँ जी। तो जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकम हो चुकी है भाई, वो उसका हमारे डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जब एमबीए क्लासेस की कॉस्टिंग कर रहे थे, तो आपने कहा जी कि एमबीए की क्लास की स्ट्रेंथ होगी मेरी 20, तो मुझे 20 कुर्सियां चाहिए। तो 20 कुर्सियों की जब आपने कॉस्टिंग की, एक कुर्सी 1000 रुपए की अगर हुई, या चले 2000 रुपए की हुई, तो इस तरह आपकी कुर्सियों की कॉस्ट बनी 40,000, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि 5 कुर्सियां आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, 5 कुर्सियां आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी 10,000 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 कुर्सियां आप पास्ट में ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। आप पास्ट में ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं ये कुर्सियां। तो ये कुर्सियां आप एमबीए की क्लासेस स्टार्ट करें या ना करें, ये तो आपने बेटा परचेज कर ली है। तो अब जब आप एमबीए करने लगे हैं स्टार्ट, तो अब आपको इन 5 कुर्सियों की कीमत को अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं करना। हाँ,
अलबत्ता आपने 5 कुर्सियां परचेज इस वजह से की थी कि हम एमबीए स्टार्ट करेंगे तो ये तब काम आएंगे, तो आप फिर उसको कर सकते हैं। लेकिन आपके ये एमबीए स्टार्ट करने की वजह से आपको ये 5 कुर्सियां एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी पड़ी, ये पहले की खरीदनी थी, ये ऑलरेडी ले चुके हैं आप। तो दिस इज संक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट। हाँ, आपको अब 15 कुर्सियां मजीद लेनी है, यानी 30,000 रुपया मजीद खर्च करना है कुर्सियों पे, तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट इस केस में होगी 30,000। तो यहाँ से एक और बात पता चली कि रेलेवेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है विच इज फ्यूचरिस्टिक, जो अभी इनकर होनी है, हुई नहीं, होनी है। तमाम वो कॉस्ट जो इनकर हो चुकी हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, डिसीजन से पहले की बात है ये नहीं कि आप जब जब कॉस्ट करेंगे तब तक हो चुकी है, यानी आपके डिसीजन लेने से पहले कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट और हिस्टोरिक कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, फ्यूचर की कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, या बजटेड कॉस्ट को भी। आपने ऐसी कॉस्ट जो भी इनकर नहीं हुई, इनकर होनी है, आप उसको पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं, बजट कर लेते हैं, तो ऐसी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक पूरा आगे शायद आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पूरा पोर्शन है कॉस्ट का, एक बड़ा खासा पोर्शन है कि बजटेड कॉस्ट फ्यूचर में अभी लगनी है, लगी नहीं है, जो लग चुकी वो संक, जो लगनी है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट, या भी फ्यूचर में करना है उसको हमने इंक्लूड। अच्छा जी, सवाल है मोमिना का, सर एग्जाम्पल, हम किसी के घर जाते हैं, हम ये समझते हैं कि वहां पे पीटीसीएल है या नहीं, हम पैकेज करवा लेते हैं, तो ये संक हो गई। ये यार मुझे समझ ही नहीं लगी। चलो जी, उसवा कह रही है आवाज नहीं आ रही। मोमिना, ये आप ना बेटा रेज हैंड करें, ये आप सवाल जो है ना मेरे से ऑडियो पे करें, इस सवाल की मुझे समझ नहीं लगी एक दो बात। अच्छा, चले जी जी, एक मिनट जी, मोमिना से पहले सवाल कर लेते हैं। जी मोमिना पूछें। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग को मतलब हम लोग अगर किसी के घर जाते हैं, लाइक वहां पर हमें ये नहीं पता कि वहां पे वाईफाई है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग पैकेज करवा लेते हैं, ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने पैकेज करवा लिया है लेकिन हमारा पैकेज मतलब वो यूज नहीं होता वहां जाके, तो हमारी जो कॉस्ट थी वो तो संक हो गई। देखिए इसमें डिसीजन क्या है, डिसीजन भी तो कोई होना चाहिए ना। डिसीजन क्या था? डिसीजन के साथ ही तो आप बेसिकली रेलेवेंसी देख रहे हैं। उसकी रेलेवेंसी क्यों देख रहे हैं कि वो उस डिसीजन की वजह से हुई या नहीं। आपका बेसिकली यहाँ पे डिसीजन है क्लास। फॉर एग्जांपल आपको वाईफाई चाहिए क्यों था? आपको चाहिए था क्लास के लिए, आपने करवा लिया। और क्यों करवाया पैकेज? क्योंकि आपको क्लास पढ़नी थी। अब वहां पे निकले या ना निकले, यूज हो या ना हो, आपने बेसिकली वाईफाई पैकेज क्यों ऑन करवाया? कि आपने क्लास पढ़नी थी, या जो भी आपने मोबाइल पैकेज करवाया कि मैंने क्लास पढ़नी थी। क्लास पढ़ना डिसीजन था आपका। अब वहां जाए तो आपकी किस्मत खराब या अच्छी, के वाईफाई निकल रहा है या ना निकल रहा है। लेकिन अब आपने यूट्यूब पे मूवी देखनी थी, और ये फैसला आपका तब हुआ जब आपको पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी पैकेज है। तो अब YouTube पे मूवी देखने के लिए वो पैकेज इररिलेवेंट कॉस्ट बन जाए। लेकिन अगर आपने आया था क्लास के लिए, तो ये क्लास के लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट थी, क्योंकि आपकी अगर क्लास ना होती तो शायद आप ये पैकेज ना करवाते। तो क्लास के लिए ये रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन आपने कहा चलो यार पैकेज आ ही गया है, तो अब हम मूवी भी मैं देख लेती हूँ, बच गया मेरा पैकेज। तो इस केस में ये उस यूट्यूब की मूवी देखने की कॉस्टिंग जब आप करेंगे तो उसके लिए इररिलेवेंट है। तो आपके पास ऑलरेडी नेट तो है ही है, मूवी देखें या ना देखें आपने पैकेज ऑलरेडी खर्च कर लिया। ठीक है, ऑलराइट, यस जी। जुल्फिकार, एक मिनट जी, अनम्यूट करता हूँ आपको। जी जुल्फिकार अली, बंद कर माइक
बंद करके। हेलो जी, सवाल है कोई? वालेकुम सलाम। जी बेटा, सवाल पूछें। चले जी, नहीं पूछना था सवाल, इसने रेज हैंड किया, इसको मैंने अब क्लास से निकाल दिया। ठीक है, ओके। और इम्तियाज ने हाथ खड़ा किया था। इम्तियाज, कोई सवाल है बेटा? रेज हैंड करें जी। हाँ जी, जी बेटा। सर मैंने उस पे क्वेश्चन करना था आगे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कोई पैकेज लगवाते हैं तो हम नेक्स्ट हम किसी रिलेटिव्स के पास जाते हैं और वहां पे जाके हमें वाईफाई अवेलेबल हो जाता है, तो जो हमने नेट का पैकेज करवाया हुआ था वो तो हमारे फिर संक कॉस्ट हो गई। वो संक ये था कॉस्ट उनका अगले क्वेश्चन प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगी। जी। वो संक तो कॉस्ट सर मैं इस पे मैंने अगले ये कहना प्रोजेक्ट था के लिए हो जाएगी। इस पे मैंने ये कहना था कि सर वो जो हमने पैकेज लगवाया हुआ है वो तो अभी हमारे पास, अगर तो सर वो टाइम लिमिटेड था, अगर तो वो उस दिन के लिए था, जो दिन हमारा गुजर गया फिर तो सर वो संकास्ट हो गई, उसमें तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, और बात ये कि अगर मकसद, उसकी अभी एक्सपायरी बात डेट देखिए, है, आखिरी मिनट रह गया, अगर चले उसकी मैं इस सर बात को वाइंड अप करता हूँ, सुन लें। बात है मकसद आपका, ठीक है, आपने जिस मकसद के लिए किया था, क्या वही बात है ना, अगर आपका वो मकसद ना होता, क्या ये कॉस्ट पड़ती है आपको? फिर ये कॉस्ट ना पड़ती तो ये रेलेवेंट, ठीक है। लेकिन आपने क्लास के लिए किया, वो निकल आया वाईफाई, वो आपकी किस्मत यूज हो या ना हो, लेकिन कॉस्ट तो आपको इसी वजह से पड़ी कि आप वो मकसद अचीव करना चाहते थे उस पैकेज से। लेकिन अब आपने और मकसद बना लिया अगर, तो उसके लिए आपको दोबारा पैकेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए ये इररेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए रेलेवेंट। ठीक है जी, चले, मेरा ख्याल है आप लोगों ने बेटा वो ले लिया अटेंडेंस। अलवी, आप इधर आ गए, आपकी तो क्लास भी नहीं है, आप हमारी क्लास के नहीं हो। अच्छा, तो इसको मैं मार देता हूँ। Cost which is paid in the past that does not affect recent decision is irrelevant, also sunk or